जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जद्दा की खरी खरी। तो अब कल दूसरे चरण का मतदान जो है संपन्न हुआ यूपी में। और ये जो फेज था और ये जो इलाका है, तब ये सपा का गढ़ है, क्योंकि ये एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। 9 जिलों में साहब मतदान हुआ है कल। इसमें से 7 जिले जो हैं वो जबरदस्त मुस्लिम बाहुल्य है। रामपुर में और मुरादाबाद में 50% मुस्लिम आबादी है, बिजनौर में 43% है, बरेली में भी 35% है, बदायूं में 23% है, संभल में भी 33% है। संभल की एक सीट पे तो 2,80,000, 2,40,000 या 2,80,000 वोट बताया जाता है, जो संभल प्रॉपर की सीट है। और ये सपा का सबसे बड़ा गढ़ इसलिए है क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी है। अच्छा, 2019 का लोकसभा चुनाव अगर आपको याद हो तो सपा, बसपा और रालोद एक साथ लड़े थे। तो वहां तो तय था कि मुस्लिम कंसोलिडेशन होगा और एक ही पार्टी के पक्ष में होगा, क्योंकि वहां वोट बंटने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। सपा, बसपा, रालोद तीनों गठबंधन में थे। तो उसमें से साहब 4 और 3 7 सीट इसमें सब टोटल पड़ती हैं लोकसभा की 11 सीट। इन 9 जिलों में 11 लोकसभा सीटें हैं। उसमें से 7 सपा बसपा ने जीती थी। सपा ने 3 जीती थी, बसपा ने 4 सीट जीती थी। सपा ने जीती थी मुरादाबाद, रामपुर और संभल, और बसपा ने जीती थी अमरोहा, नगीना, बिजनौर और सहारनपुर। ये तब था जब देयर वाज 100% कंसोलिडेशन ऑफ द मुस्लिम वोट्स। अच्छा, अब कल का जब चुनाव हो गया है तब तो बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ना 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 ना, भाजपा का तो सुपड़ा साफ हो गया और अखिलेश तो चुनाव जीत गए साहब, और भाजपा तो बहुत पीछे चल रही है। अब फैक्ट ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जबकि बिल्कुल भी मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं हुआ था, तब भी इन 58 सीटों में से आप ये समझ लीजिए कि 35 सीट पर, सिर्फ 35 सीट पर सपा, बसपा, रालोद गठबंधन को बढ़त मिली थी, जब उन्होंने 7 सीटें जीती हैं। 11 में से 7, मतलब 4 फिर भी बीजेपी जीत गई थी। 35 सीट पे इनको बढ़त थी, जबकि सपा, बसपा, रालोद एक साथ थे। इस बार बसपा अलग लड़ रही है। दूसरा एक फैक्टर और है इस इलाके में। एक तो बहुत ज्यादा इस बार कैंडिडेट मैदान में हैं। 58 सीटें हैं साहब, 55 सीटें हैं और 586 कैंडिडेट्स हैं। प्रथम चरण में 58 सीटें थी, सिर्फ 300 के आसपास 298 ऐसे, 300 कुछ ऐसे ही, लगभग 300 कैंडिडेट्स थे मैदान में 58 सीटों में। यहां 55 सीटें हैं और लगभग 600 कैंडिडेट है, तो दुगने कैंडिडेट लड़ रहे हैं। और मुस्लिम कैंडिडेट बहुत ज्यादा है मैदान में। फॉर एग्जाम्पल, सपा 78 टोटल मुस्लिम, इंपॉर्टेंट मुस्लिम कैंडिडेट्स, जो कि बड़ी पार्टियों ने जिनको टिकट दिया है। इन 55 सीटों पे 78 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जिसमें 18 सपा ने दिए हैं, बसपा ने 23 दिए हैं, कांग्रेस ने 21 दिए हैं, और ओवैसी साहब ने 15 लोगों को टिकट दिया है। तो 2019 के लोकसभा में जब बिल्कुल बंटवारा नहीं था मुसलमानों का, तब उनको सिर्फ 35 सीटें, अगर वो उसको, अगर उस लोकसभा चुनाव को अगर विधानसभा में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 35 सीट तब जीतते, जबकि बिल्कुल बंटवारा नहीं था।
वोट का, मतलब 2/3 सीट तब जीतते। आज देख लीजिए कि आज तो वो कहा, आप चाहे कुछ कहें, मतलब विपक्ष की सारी राजनीति इस आधार पर टिकी है कि मुस्लिम एक मुश्त सपा रालोद गठबंधन पे जाएगा, पर ऐसा हकीकत में होता नहीं। सारा का सारा मुस्लिम, जबकि 78 कैंडिडेट्स मैदान में हो, तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ वोट तो काटता ही है। जो एकदम डमी कैंडिडेट होता है ना, 1000-2000, तो जो एकदम निर्दल होता है, किसी पार्टी का नहीं, जो एकदम डमी कैंडिडेट होता है, 1000-2000 वोट तो वो भी काट लेता है। तो जो अच्छा कैंडिडेट होता है वो 5000 वोट काट लेता है। किसी अच्छी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हो, जैसे ओवैसी से या कांग्रेस से या बसपा से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और जिन सीटों पे सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिए हैं, वहां बसपा ने जब दिए हैं तो बसपा को बहुत अच्छा वोट मिल रहा है। चारों तरफ से यही रिपोर्ट्स हैं। तो सब जहां जो ये मृग मरीचिका है ना कि सपा के पक्ष में पूरा मुस्लिम वोट लामबंद हो जाएगा, यदि हो भी जाए, हमने मान लिया कि 100% मुस्लिम वोट सपा को मिल जाए, तब तो भी 35 सीट जीतती है सपा सिर्फ। ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोगों का जो आकलन है, उसमें चुनाव के 3 सिनेरियो बनते हैं साहब। एक होता है वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब बुरी से बुरी कंडीशन में, मतलब यदि भाजपा बुरी तरह चुनाव हार जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो, या भाजपा नॉर्मल चुनाव लड़े, या भाजपा बहुत अच्छा करे। तो साहब मेरा यह मानना है कि एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब अगर यदि भाजपा को बहुत बड़ा सेटबैक लगे, तो भी इन 55 में से भाजपा 25 सीट नहीं छोड़ेगी, वर्स्ट केस सिनेरियो में। अभी जो चुनाव हो रहा है और जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, और कितना भी मुस्लिम कंसोलिडेशन हो जाए, कितना ही बड़ा मुस्लिम इलाका हो, अभी भी भाजपा 30 सीट से नीचे तो किसी स्थिति में नहीं जाएगी। वैसे हमारा आकलन जो है वो 30 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में 28-25 हो सकता है। तो कितने का लॉस हुआ भाजपा को साहब इस चरण में? 10-15 सीट का। हम 20 मान लेते हैं, 20 सीट भाजपा की कम हो जाएगी। तो साहब ये गढ़ है सपा का। अगर सपा यहां से भाजपा के वर्स्ट केस सिनेरियो में भी अगर सिर्फ 20 सीट की बढ़त ले पा रही है, तो इस चरण के बाद तो अगले किसी चरण में सपा को कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो एक चीज और बोल रहे हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी और सपा की बहुत तगड़ी फाइट होने जा रही है। पर साहब जब पूर्वांचल की जब मैं एक एक सीट का एनालिसिस कर रहा हूं, तो मुझे तो स्थिति उल्टी दिखाई दे रही है। स्थिति भाजपा की नहीं, स्थिति सपा की मुझे खराब दिखाई दे रही है। अभी अभी मैं ना आजमगढ़ जिले का आकलन कर रहा था। आजमगढ़ में था 5 सीटें ऐसी हैं जिसपे भाजपा की जीतने की संभावना सपा से बहुत ज्यादा है। 5 से 10 में से 5 सीट। पिछली बार भाजपा सिर्फ एक सीट जीती थी, वो भी रमाकांत यादव के लड़के की, उसको मैं भाजपा की सीट नहीं मानता हूं। पर इस बार 5 सीट ऐसी हैं जिसमें भाजपा को एज है, या भाजपा का पलड़ा बहुत भारी है, बहुत भारी। सबसे इंपॉर्टेंट सीट तो आजमगढ़ सदर की है, जहां से दुर्गा यादव पिछले 30-35-40 साल से, लोग बताते हैं कि वह व्यक्ति पिछले 40 साल से जो है आजमगढ़ सदर से, जो शहर की सीट है, उससे विधायक है, समाजवादी पार्टी का नेता है। उसकी स्थिति क्या है साहब? पिछली बार क्या हुआ था कि आजमगढ़ सदर पे ना
ठाकुर वोट ठीक ठाक है, काफी अच्छा वोट है राजपूतों का। तो पिछली बार बसपा से एक मुन्ना सिंह ठेकमा है, उनका नाम है, असली नाम है भूपिंदर सिंह ठेकमा, गांव के हैं, इसलिए उनको मुन्ना सिंह ठेकमा बोलते हैं सब। तो मुन्ना सिंह बसपा से चुनाव लड़ गए थे और लगभग 58,000 के आसपास जो है ना, 58,185 वोट ले गए थे। और राजपूतों, और चूंकि आजमगढ़ में भाजपा की स्थिति हमेशा से ही कमजोर सी रहती है, बताई जाती है, आजमगढ़ सपा का गढ़ है, तो राजपूतों को यह लगा था कि भाई मुन्ना सिंह ठेकमा बसपा से लड़ रहे हैं तो शायद सीट निकाल भी सकते हैं, इसलिए ज्यादातर ठाकुर वोट जो है, राजपूत वोट, वो मुन्ना सिंह ठेकमा पे शिफ्ट हो गया था और इसका लाभ मिला। और दुर्गा यादव जो है लगभग 26,000 वोट से जो है वो अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू से चुनाव जीत गए थे। दुर्गा यादव को 88,000 वोट मिला था और अखिलेश मिश्रा को 62,000 के आसपास वोट मिला था। और मुन्ना सिंह ठेकमा जो हैं वो 58,000 वोट से पाके तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार गणित बदल गई है, इस बार मुन्ना सिंह ठेकमा जो है वो शायद दीदारगंज या कहाँ चले गए हैं। यस, इस बार मुन्ना सिंह ठेकमा दीदारगंज शिफ्ट हो गए हैं। तो सब बसपा ने एक कोई और सुशील सिंह नाम के व्यक्ति को टिकट दिया है। सुशील सिंह की स्थिति है, मैंने अभी पूछा था, उन्होंने कहा कि उनको राजपूतों का 500 वोट भी नहीं मिलेगा। तो राजपूत वोट एंड ब्लॉक जो है इस बार सदर सीट पे वो अखिलेश मिश्रा और गुड्डू के पक्ष में शिफ्ट हुआ है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर यह है कि दुर्गा यादव के घर में बहुत जबरदस्त लड़ाई है। उनके बेटे हैं, उनका नाम है विजय यादव, और उनके सगे भतीजे हैं, उनका नाम है प्रमोद यादव। तो सब अब चूंकि समाजवादी पार्टी तो परिवारवादी पार्टी है, तो इसमें परिवारवादी राजनीति होती है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पे लड़ाई थी। प्रमोद यादव जो कि भतीजे हैं वो चाहते थे कि मैं बनूं, पर दुर्गा यादव ने उनको समझा बुझा के बहला के अपने बेटे विजय यादव को जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। इस बात से परिवार में बहुत नाराजगी है और ये भी सुनने में आया है, वहाँ के स्थानीय लोग बेहतर बताएंगे, कि बकायदा प्रमोद यादव में और विजय यादव में मारपीट भी हुई थी। और ऐसा भी मुझे बताया गया कि फिर प्रमोद यादव ने सपा छोड़ के बसपा ज्वाइन कर ली थी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर उस समय प्रमोद यादव ने बसपा नहीं अगर भाजपा ज्वाइन कर ली होती तो आज अखिलेश मिश्रा गुड्डू की जगह प्रमोद यादव जो है वो भाजपा के कैंडिडेट होते। पर आज की स्थिति यह है कि प्रमोद यादव और विजय यादव और दुर्गा यादव, प्रमोद यादव एंड दुर्गा यादव फैमिली जो कि वैसे सगे भतीजे हैं उनके, वो बहुत कायदे से भितरघात कर रहे हैं, और भितरघात नहीं कर रहे हैं, सरेआम खिलाफ है। और प्रमोद यादव का यादव युवकों में बड़ा अच्छा प्रभाव है, ऐसा बताया गया है, और वो खुल के विरोध कर रहे हैं और 2-4-5 हजार वोट का नुकसान कर सकते हैं। और आजमगढ़ में सदर सीट पे एक एमएम का भी प्रत्याशी है, वो भी ज्यादा नहीं तो 1,000, 1,500, 2,000 वोट काट सकता है, ऐसी संभावना है। तो इस बार की जो इक्वेशन है उसमें यह बताया जा रहा है कि दुर्गा यादव आजमगढ़ सदर से चुनाव हार सकते हैं। इसके अलावा अतरौलिया, लालगंज, मेहनगर और एक सीट और गोपालपुर, शायद, यस गोपालपुर, ये ऐसी 5 सीटें हैं जिनमें बीजेपी को एज है। तो अगर आजमगढ़ जो कि सपा का बहुत बड़ा गढ़ है, इटावा मैनपुरी से ज्यादा बड़ा गढ़ है,
अगर वहां पे 5 सीटों पे बीजेपी इतनी जबरदस्त फाइट दे रही है, तो भैया ये किस आधार पे हमारा मीडिया कह रहा है कि आधा अपना पूर्वांचल में जो है बहुत तगड़ी फाइट होने जा रही है? चलिए, ये तो था आदमगढ़ की, मैंने आपको स्थिति बता दी। गाजीपुर भी सपा का बहुत बड़ा गढ़ है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीट सैदपुर की, जो कि भाजपा पिछले 25-30 सालों में आज तक कभी नहीं जीती। किसी जमाने में जब ये सुरक्षित नहीं होती थी और यहाँ से वो महेंद्रनाथ पांडे जी जो थे वो चुनाव लड़ते थे, 90s में वो जीते थे, एक बार मंत्री रहे। उसके बाद फिर ये भाजपा को कभी नहीं सीट ये नसीब हुई। कभी बसपा जीती, कभी सपा जीती। बसपा से वो कैलाशनाथ यादव लड़ता था। उसके बाद हमेशा पिछले 2 टर्म से लगातार सुभाष पासी सपा से जीत रहे थे। तो इस बार भाजपा ने उन सीटों पे विशेष ध्यान दिया है जो कि वो पिछले कई चुनावों में लगातार हारे हैं, जैसे 20-25 साल में आज तक कभी नहीं जीते। उन सीटों पे उन्होंने विशेष ध्यान दिया और उसके लिए उनकी एक अलग टीम काम करती है। जो 75 सीट पिछली बार भाजपा हारी है 2017 के चुनाव में, उनकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड टीम है। उस टीम ने क्या किया था, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे सुभाष पासी, इनको तोड़ लिया और उनको भाजपा से टिकट दे दिया गया। सुभाष पासी का बैकग्राउंड यह है कि ये मूलतः यहां के निवासी हैं इस क्षेत्र के, परंतु इनका कारोबार सारा मुंबई में है। तो जैसा कि हमारे इलाके के जितने भी पूंजीपति, उद्योगपति और है ना बिजनेसमैन, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जब वो पैसा कमा लेते हैं तो उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो जाती है। तो सुभाष पासी में भी सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। और आज से करीब 12 साल पुरानी बात है, सब 2010 के आसपास ये आए, अखिलेश जी और मुलायम सिंह से मिले। वहां पे मैंने सुना है कि उन दिनों 2 करोड़ रुपए इन्होंने चढ़ावा चढ़ाया और इनका टिकट 2 साल पहले फाइनल हो गया था। सुभाष पासी का टिकट 2012 के चुनाव में 2010 में ही फाइनल हो गया था। और 2010 में मुझे याद है इन्होंने किया क्या। सैदपुर में एक है सरकारी हॉस्पिटल, वहां पे 4 मारुति ओमनी एम्बुलेंस खड़ी कर दी और पूरे इलाके में उस एम्बुलेंस के ड्राइवर का एक हेल्पलाइन बना के नंबर बांट दिया कि भैया किसी भी व्यक्ति को अगर एम्बुलेंस सेवा चाहिए तो फ्री में उपलब्ध है। इसके अलावा तो इन्होंने पूरे 4 एम्बुलेंस से जो है पूरा विधानसभा कवर हो गया था। उसके अलावा इन्होंने सब बहुत सस्ती टी शर्ट, सस्ती वाली जो 25, 30, 35 रुपए की आती है छोटे बच्चों की, वो बंटवाई और उस पर सुभाष पासी का नाम और फोटो लिख के, फोटो लगा के पूरे इलाके में बच्चे को पहना दी। तो सब हमारे बेटे पहलवानी करते हैं, तो मुझे याद है कि 2010, 11, 12 ये पूरे 2 साल तक इस इलाके में कोई भी दंगल होता था, दंगल, तो सुभाष पासी का एक स्टैंडिंग ऑर्डर था कि केहू के अगर दंगल करावे के हो तो सीधे हमारे पास चले आओ। और 10,000 रुपया तो फिक्स था। छोटे से छोटा भी दंगल कराइए, सुभाष पासी के यहां चले जाइए कि हमारे गांव में दंगल होगा, सुभाष पासी तुरंत 10,000 रुपया निकाल के रख देते थे कि ये लो भैया दंगल कराओ। और ऐसे नहीं रखते थे, हाँ ठीक है दंगल कराओ, बताओ डेट बताओ। और वो और उनके एक भाई थे या उनके परिवार का कोई न कोई लड़का, कोई सदस्य जो है उस दंगल में जाके मुख्य अतिथि होता था और वहां पे सुभाष पासी की ओर से मिनिमम 10,000 रुपए, या जैसी दंगल में भीड़ है, कितने बड़े पहलवान आए हैं, क्या है, उस हिसाब से 10, 20, 25,000 रुपया प्रति दंगल। तो साहब होता क्या है कि एक दंगल में मिनिमम 1,000, 2,000, 5,000 लोग इकट्ठे होते हैं, पब्लिक इकट्ठी होती है और उस दंगल में फिर बाकायदा राजनीतिक भाषण होता था। ये मैं आपको अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं सैदपुर में। तो इस तरीके से सुभाष पासी ने वो चुनाव लड़ा और फिर बम्पर वोटों से जीते 2012 में। 2017 में साहब बाबा जी की लहर थी, उस लहर में भी सुभाष पासी इसी टेक्निक से चुनाव लड़ते रहे
और 2017 भी जीते, बेशक सिर्फ 8,000 वोट से जीते। और हमारा जो भाजपा का कैंडिडेट था वो भारतीय राजनीति का सबसे ढिल्लम ढालम, एकदम बकलोल, हमारे यहाँ यूपी में उसको एक शब्द है लोलक लैया, एकदम ऐसे डुल ऐसे करके हिलने वाला आदमी, वह जो है हमारा भाजपा प्रत्याशी था। और उनका एक थे बहुत कुख्यात था कि एक पैसा वो आदमी चुनाव पे खर्चा नहीं करता है। और सामने से सुभाष पासी जैसा आदमी जिसका एवरेज बजट मैंने ऐसा सुना है कि 10 करोड़ से ज्यादा होता है एक विधानसभा में चुनाव लड़ने का। इसके बावजूद विद्यासागर सोनकर जो भाजपा कैंडिडेट थे, जिनको एकदम मैं हिंदुस्तान का सबसे ढीला कैंडिडेट मानता हूं, वो आदमी सिर्फ 8,000 वोट से चुनाव हारा था 2017 में। तो इस बार भाजपा ने जो है सुभाष पासी को टिकट दे दिया अपनी पार्टी में लाके, और सुभाष पासी ने इलाके का दौरा करना शुरू कर दिया। और सुभाष पासी के पास एक बहुत जबरदस्त, एक डेडिकेटेड टीम है। सुभाष पासी का एक और, क्योंकि वो पिछले 12 साल से इस विधानसभा की राजनीति कर रहा है, इसलिए इस क्षेत्र का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां का प्रधान या जहां उस गांव के एक या दो प्रभावशाली आदमी इसने सेट न कर रखे। सेट मतलब बिल्कुल कोर टीम, और उनको ये आदमी मोटा पैसा देता है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र के, सैदपुर क्षेत्र के हजारों फैमिलीज जो है मुंबई में रहती हैं, काम करती हैं। तो इसका जो मुंबई ऑफिस है वो उन तमाम, मतलब यदि आपके इलाके का एक भी व्यक्ति मुंबई में काम करता है, रहता है मुंबई में, चाहे जहां रहता हो, ठाणे में, मुंबई में, नवी मुंबई में, कहीं पर भी, तो वह व्यक्ति वहां पर सुभाष पासी के संपर्क में है। उसको यदि मुंबई में कोई भी समस्या आती है तो सुभाष पासी की वहां एक टीम है विच इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर हेल्प। तो सब जो आदमी इतना डेडिकेटेड तरीके से राजनीति कर रहा है, और उसके वो लोग बताते हैं कम से कम 10,000 लोग तो मुंबई में इसके परमानेंट संपर्क में रहते हैं, और वो पार्टी के वोटर्स नहीं है, वो सुभाष पासी के निजी वोटर्स हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि सुभाष पासी जब सैदपुर विधानसभा में सपा छोड़ के भाजपा में आए हैं तो अपने साथ मिनिमम 10,000 वोट मिनिमम तो वो डेडिकेटेड लेके आए हैं। बाकी वो हर गांव में 100-200 वोट खरीदता आया है। हमने पिछले 2 चुनाव में देखा है, हमारे गांव का कम से कम 200 वोट वो पैसे से खरीदता है हर गांव में। तो कहने का मतलब है, ऐसी सीट जो कि आज भाजपा आज तक नहीं जीती सैदपुर, वो इस बार 99% चांसेस हैं कि सुभाष पासी जीतेंगे। यही हाल हर उस सीट का है जो भाजपा पिछले कई सालों से लगातार आ रही है, क्योंकि ये यादवों का बहुत बड़ा गढ़ है गाजीपुर जिला, और आज गाजीपुर जिले की प्रत्येक सीट पे भाजपा जबरदस्त फाइट में है। तो सब ये है पूर्वांचल की तस्वीर। यही हाल जौनपुर में है, यही हाल बलिया में है, यही हाल मऊ में है। तो साहब मैं ये कह रहा हूं कि यदि पूर्वांचल में ये हाल है तो सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड में सपा को क्या हासिल होने जा रहा है। और ये पक्की बात मान लीजिए कि पूर्वांचल में सपा की टैली इंप्रूव नहीं करेगी, 1-2 सीटें लूज बेशक कर जाए, क्योंकि जो आजमगढ़ और गाजीपुर का जो मैं हाल बता रहा हूं, तो जब आजमगढ़ गाजीपुर में ही भैया तुम परफॉर्म नहीं कर रहे तो गोरखपुर में थोड़ी ना परफॉर्म करोगे, बनारस में थोड़ी ना परफॉर्म करोगे, भदोही में, मिर्जापुर में या सुल्तानपुर में। अगर आप आजमगढ़ और गाजीपुर में अगर आपकी स्थिति डमाडोल है तो पूर्वांचल पूरा डमाडोल है फिर तो अकेले सेकंड फेज की मान लीजिए 10-20 सीट आप, हमने चलिए सेकंड फेज में आपको 20 सीट दे दी, फर्स्ट फेज में भी 20 सीट दे दी, चलिए वर्स्ट के सिनारियो में 40 सीट। उसके बाद आप बता दीजिए ना कि, और जो पिछले चुनाव में 10, 15, 20, 25 सीटें आपने और जो जीती थी इस एरिया में, शेष यूपी में, तो तब भी तो आपका आंकड़ा 60, 70, 75, 80 सीट से ऊपर नहीं जाता।
आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो। कहने का मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में सपा जो है, भाजपा के वर्स्ट केस सिनेरियो में सपा 70-80 सीट तक आएगी। अभी तब आपको 120 सीट चाहिए यूपी में सरकार बनाने के लिए। और जो वर्स्ट केस सिनेरियो वाली बात है ना, ऐसा कुछ है नहीं। पहले चरण और द्वितीय चरण में, पहले चरण में 2-4-5 सीट का लॉस हो सकता है, ये मानता हूं मैं। 5 सीट का पहले चरण में हो जाएगा, 10-1 सीट का दूसरे चरण में हो जाएगा, 15 सीट का लॉस। पर उसके बाद फिर आज के बाद आंधी चलेगी यूपी में। इसलिए ये जो सुपारी मीडिया है, सुपारी जर्नलिज्म है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यूपी में बीजेपी इज इन अ वेरी 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 स्ट्रांग पोजीशन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिनिमम जो होगा उसमें बीजेपी 2017 की अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करेगी, ये मिनिमम होगा। मतलब 315 सीट तो आनी ही आनी है, इसके ऊपर चाहे जितनी चली जाए। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब अगर बीजेपी बहुत बुरा चुनाव लड़ेगी, बीजेपी को बहुत बड़े बड़े सेटबैक्स लगेंगे, तो भी बीजेपी 270 या 280 से नीचे नहीं जा रही है वर्स्ट केस सिनेरियो में। परंतु आज का जो वर्तमान, मैंने जो एनालिसिस किया है फर्स्ट और सेकंड फेज का, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को 10, 12, 15 सीट से ज्यादा का लॉस हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में। और पर बीजेपी इज डूइंग वेरी वेल। बीजेपी हैज डन एक्सेप्शनली वेल इन द सेकेंड फेज, क्योंकि सेकेंड फेज ही बीजेपी का सबसे डिफिकल्ट फेज होता है। अगर वो आप इतना अच्छा करके निकल रहे हैं तो आई एम श्योर कि बीजेपी इज डूइंग वेरी गुड इन दीज इलेक्शंस। इसी तरह एनालिसिस करते रहेंगे साहब। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं।